हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इट विल टेक अ सेकंड ओनली। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इन एन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर। कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को इस हिसाब से अलाइन करते हैं और एक्टिविटीज को इस हिसाब से स्ट्रक्चर करते हैं कि हम अपना जो गोल है ना, अपना जो एम है, उसे आसानी से अचीव कर पाए। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग टास्क। इसमें हम अपने टास्क को अरेंज कर लेते हैं, हमें काम कैसे कैसे कब कब करना है। पीपल एंड रिसोर्सेज, ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा इंसान क्या काम करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इन अ सिस्टमेटिक वे टू इंश्योर दैट बिजनेस एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। इस तरीके से करते हैं हम ये सारा काम कि हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो पूरा हो जाए। ठीक है। हमारे फिलोसोफर कून्स एंड ओडनल ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड अरेंजिंग वर्क टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि जो ऑर्गेनाइजिंग होता है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने काम को अरेंज करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके की एस्पेक्ट्स क्या है। सबसे पहला, स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है वो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, एक प्रोसेस तैयार करता है कि आपको काम कब कैसे क्या करना है। देखो, हमारे स्कूल में टाइम टेबल मिलती थी ना हमें, तो वो क्या था, एक तरीके से हमारा स्ट्रक्चर ही था। फिर डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त हम काम बांट देते हैं। बताया था ना कि कौन सा इंसान क्या काम करेगा, ये भी डिसाइड होता है, तो वो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। फिर कोऑर्डिनेशन, अब जब हमारा सब कुछ ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिसाइडेड है तो कोऑर्डिनेट होकर के काम होता है। कभी ऐसा हुआ है क्या स्कूल में कि मैथ्स के लेक्चर में इंग्लिश वाला टीचर पढ़ाने आ गया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेटेड है, सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर रिसोर्स एलोकेशन, यहाँ पर मैंने बोला था कि हम अपने एसेट्स को भी अलाइन करते हैं, तो हमें पता है कि कौन सा एम्प्लॉय कब किस मशीन का इस्तेमाल करेगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अथॉरिटी होती है, सबको पास रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है सबको कि आपको ये काम करना है। ओके। फॉर्मलाइजेशन, और क्योंकि सारा काम हमारा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल होता है। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन कर तो देंगे हम, लेकिन कैसे कैसे करेंगे, स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहले तो ये देखो कि आपको काम करना क्या है। ठीक है। उस काम को करने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें करनी पड़ती है। अब देखो, हमने एक बेकरी का एग्जांपल लिया था कि बेकरी में सबसे पहले तो हम रॉ मटेरियल लाएंगे, उसके बाद बेकिंग मशीन लाएंगे, फिर बेकर्स लेकर आएंगे, एम्प्लॉयज हायर करेंगे। अब एक इंसान बेक करेगा, एक केक को डेकोरेट करेगा, एक पैकिंग वाला भी चाहिए, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला भी चाहिए। एक्टिविटीज तो बहुत सारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज को ग्रुप करेंगे। ठीक है। बेकिंग करने में भी खुद में 3-4 एक्टिविटीज होती है, तो हमने बेकिंग की एक एक्टिविटी बना ली। केक को बेक होने के बाद से लेकर के रेडी होने तक, कंप्लीट डेकोरेट होने तक का एक एक्टिविटी बना ली। उसको पैक करने से लेकर डिलीवर होने तक का एक एक्टिविटी बना ली। अब ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटीज, हम एक्टिविटीज को अपने इंप्लॉयज को असाइन करेंगे। भाई, बेकिंग का तू हैंडल कर, ठीक है, पैकिंग का तू हैंडल कर, डिलीवरी का तू हैंडल कर। इस तरीके से असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी हो गया। फिर उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हम अथॉरिटी बांटेंगे, हम पावर बांटेंगे। अब बेकिंग का काम अकेला एक इंसान तो कर नहीं रहा, उस टीम में अगर 4 मेंबर है तो एक टीम लीडर बनाएंगे हम। ओके। और फिर लास्ट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, जैसे हमने टीम बनाई थी ना और लीडर बनाया था, तो अपनी टीम में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई ये आपकी टीम है, आप कोऑर्डिनेट करके काम कीजिए। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, दोबारा इसको रिपीट कर देंगे एक नए एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस क्या होती है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हमने काम बांट दिया है और हर एक वर्कर को उसका एक्सपर्टाइज का काम मिला है, तो हमें स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा। ठीक है। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होगी कि सबको पता है कि उनके पास कौन कौन सा काम है, कोई भी किसी दूसरे का काम करने के लिए कंफ्यूज नहीं होगा। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। अडेप्टेशन ऑफ चेंज, जब हम मिलजुल करके ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं, तो अगर काम में कोई सडन बदलाव भी आ जाता है ना, तो वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो लीडर होता है वो अच्छे से काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी टीम रिलेशनशिप्स क्लियर होते हैं, उसको पता है कि वो किस किस को ऑर्डर दे सकता है, कहाँ उसके पास अथॉरिटी है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो डेवलप होता है, वो अपने काम में परफेक्ट हो जाता है।
एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, हम यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। कल को हम केक बना रहे हैं, हम बिस्किट्स भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम बिस्किट बना रहे हैं, हम और भी कुछ चीजें बना लेंगे लाइक शेक्स वगैरह, ये सब भी हम कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास यहाँ पर, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम दैट डिफाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑपरेट्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, उसका काम किस तरीके से बटा हुआ है, किस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके एम्प्लॉयज आपस में कैसे बातचीत करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, जो ये जो तरीका होता है ना उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरीके से होता है, एक तो होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। अब फंक्शनल और डिविजनल को समझते हैं कि क्या क्या ये होते हैं। देखो फंक्शनल होता है कि जब हमारा स्ट्रक्चर इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट डिवाइड अ कंपनी इनटू डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड फंक्शन। जब हम अपनी कंपनी को डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट एक हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट एक हो गया, एक डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स का हो गया, एक फाइनेंस देखेगा, एक फैसिलिटीज को देखेगा। अब यहाँ पे क्या था, कंफ्यूजन नहीं है, हमने काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स को बांट दिए। सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर एम्प्लॉयज अलग है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर एम्प्लॉयज अलग है, तो इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अब इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना, इसके फायदे क्या होते हैं, कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, जो सेल्स में एक्सपर्ट है वो सेल्स में जाएगा, जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है वो मार्केटिंग में जाएगा। ओके, प्रोमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे कंट्रोल होता है, हमारी एक्टिविटीज पर अच्छे से कंट्रोल होता है और कंफ्यूजन नहीं होती, तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो जाता है। फिर आता है मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, काम करने में हम एफिशिएंसी करते हैं, मतलब कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करके देते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि कमाई ना, लागत जो है ना, कॉस्ट कम हो जाता है। कॉस्ट कैसे कम होती है, कि हमारे जो टास्क है वो रिपीट नहीं होते। अब एक ही काम सेल वाला भी कर रहा है, प्रोडक्शन वाला भी कर रहा है, तो उससे क्या होगा, दो दो काम डबल डबल बार होंगे, तो हमारी जो है कॉस्ट ज्यादा आती है। लेकिन जब हम उसको डिवाइड कर लेते हैं तो कॉस्ट ज्यादा नहीं आती। हेल्प ऑन फोकसिंग ऑन क्रिटिकल एरिया, इससे जो हमारे क्रिटिकल एरियाज है ना, जो हमारी कमियां हैं, हम उन पे फोकस कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो सेल डिपार्टमेंट अपनी कमियों को खत्म करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी कमियों को खत्म करेगा। यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई सेल मैनेजर ये नहीं कहेगा कि भाई प्रोडक्शन वाले ने ना सामान टाइम पे बना करके नहीं दिया था इसलिए मैं बेच नहीं पाया, तो यहाँ पर ब्लेम गेम खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकम्स इजी, एम्प्लॉयमेंट को ट्रेन करना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज उनको एक पर्टिकुलर काम के लिए ट्रेन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। एज आई ऑलवेज सेड कि जिस चीज के फायदे हैं उस चीज के नुकसान तो जरूर होंगे ही। तो डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पर, लेस एम्फेसिस ऑन अवर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता, सब के सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स पे ध्यान देते हैं। लीड्स टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब अपने डिपार्टमेंट का फायदा चाहते हैं। सेल वाला चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूं तो मेरे डिपार्टमेंट का नाम होगा, प्रोडक्शन वाला चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट है, गुड क्वालिटी पे ध्यान दूं, मेरे डिपार्टमेंट का नाम होगा। लेकिन वो कंपनी के जो इंटरेस्ट है उसको तो भूल ही जाते हैं। फिर हो जाता है लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर चेंजेस नहीं होते डिवीजन के बाद। ओके, ये फिक्स हो जाता है, तो यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जो कि है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जब हम अपने एम्प्लॉयज को, हमारे ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट, सर्विसेज या ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग बांटे। ओके, तो वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर मैं दो एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। एक तो होता है जैसे कि अब हमारी एलजी की कंपनी है, एलजी टीवी बनाता है, तो एक डिपार्टमेंट हो गया टेलीविजन का, एक हो गया एसी का, एक हो गया फ्रिज का, एक हो गया वॉशिंग मशीन का। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर। या फिर सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पिक्चर में शो किया हुआ है, कि हमने एरिया वाइज, कि भाई हरियाणा का डिपार्टमेंट अलग हो गया, पंजाब का डिपार्टमेंट अलग हो गया, राजस्थान का डिपार्टमेंट अलग हो गया, गुजरात का डिपार्टमेंट अलग हो गया। ओके, तो ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया हमने, रीजन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। तो ये भी हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर के फायदे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन मिल जाती है प्रोडक्ट में, कि भाई जहां पर हरियाणा में जिस चीज की डिमांड है हम उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, उसके हिसाब से सेल और मार्केटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरे जो है रीजन को लेकर के चल रहे हैं, जिस रीजन में जो बेस्ट होगा उसके लिए वो किया जाएगा। फिर डिपार्टमेंट हेड अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स, यहाँ पर ना अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर हरियाणा में सेल कम हुई है, राजस्थान में ज्यादा हुई है, तो हरियाणा वाला जो डिपार्टमेंट हेड है ना, वो जिम्मेदार होगा कि भाई तूने बता काम अच्छे से क्यों नहीं किया, प्रॉफिट तेरे कम कैसे हैं उससे।
प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यूनिट्स ऑटोनोमस है, हरियाणा वाले को पूरा अधिकार है कि वो अपने काम को पूरा करने के लिए कोई भी काम ले, कोई भी स्टेप ले, पूरी पावर है उसके पास। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है, वो सब काम करेगा, बस उसका गोल अचीव होना चाहिए। फिर फैसिलिटेट ग्रोथ, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी नहीं करता, तो यहाँ पर इंटरप्शन ना जीरो होता है, इसलिए हम ग्रोथ भी कर जाते हैं। फिर इसके डिसएडवांटेजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स में अराउज ड्यू टू एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब कई बार क्या होता है कि भाई हरियाणा वाले डिपार्टमेंट को तो ज्यादा पैसा मिल गया, राजस्थान वाले को कम पैसा मिला है, तो वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ना कि भाई उसको तो तुमने ज्यादा पैसा दे दिया ग्रो करने के लिए, मेरे डिपार्टमेंट को कम पैसा दिया, मैं कैसे काम करूं इतने कम पैसे में, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। फिर कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, लागत बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि एक ही काम सब कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग है, राजस्थान वाला अलग कर रहा है, हरियाणा वाला अलग कर रहा है, गुजरात वाला अलग कर रहा है, तो अगर तीनों एक ही बार में मार्केटिंग करें तो तीनों की कॉस्ट कम आएगी ना, अब तीनों अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग कॉस्ट आएगी तीनों की। मैनेजर कैन लूज इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भूल सकता है और अपने पर्सनल फायदे के बारे में सोच सकता है, क्यों? क्योंकि जो हरियाणा वाला हेड है उसको पूरी ऑटोनॉमी है, पूरा उसकी छूट मिली पड़ेगी, भाई तू अपने हिसाब से काम कर, तो ऐसे में क्या होगा, वो अपने फायदे के बारे में सोचेगा, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक और चीज होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में बात करता है। ये एक तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस की तरह देखी जा सकती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क विद इन विच टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन आर डिफाइंड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमें क्या काम करने हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे पास कितनी पावर है और कब किससे कैसे बात कर सकते हैं, वो बताता है हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे कैरेक्टर्स, रूल्स डिफाइंड होते हैं, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। देखो अब मैं एक एग्जांपल में बता दूं प्रैक्टिकल, या शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कि जब हम रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो होती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सीईओ, मैनेजर, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट और लोअर लेवल वर्कर, ये जो मैंने आपको अभी चेन बताई, ये हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की चेन है, ओके, टॉप टू बॉटम। फीचर्स क्या है इसके? एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर हायरार्की होती है जो कि डेजिग्नेटेड रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करती है। सबको पता है उनको क्या काम करना है, क्या जिम्मेदारी है, ना उससे कम करोगे ना उससे ज्यादा करोगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर होते हैं पहले से ही और सबको उनकी बात माननी होती है। गोल ओरिएंटेड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद होता है, अपने काम को पूरा करना। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को उनके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग लोगों में बांट दिया जाता है और हर एक मैनेजर को, हर एक पर्सन को चेन में क्लियर होता है कि उसके पास किस काम की जिम्मेदारी है और उस काम को करने के लिए कितनी अथॉरिटी उसे मिली हुई है। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है कि क्लैरिटी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको पता है कि उनको क्या काम करना है। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स इसका अच्छे से फायदा होगा, क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट को ही हमने उस काम को दिया है। अकाउंटेबिलिटी है हमारे पास, हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं सामने वाले को काम पूरा ना होने पर। स्टेबिलिटी बनी रहती है और कोऑर्डिनेशन ज्यादा से ज्यादा होती है और डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है और जल्दी हो जाती है। लिमिटेशंस क्या है? रिजिडिटी, क्योंकि हमने सब कुछ प्रोसेस में डिसाइड करके रखा है तो रिजिडिटी बन जाती है, जैसा कि मैंने प्लानिंग के टाइम पे समझाया था। स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट से लेकर के लोअर पे आएगा, लोअर से टॉप पे जाएगा, तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो डिसीजन मेकिंग लेट हो जाता है। लिमिटेड क्रिएटिविटी, क्योंकि एम्प्लॉयज को पास ताकत नहीं है, उनको कम्युनिकेशन की आजादी नहीं दी हुई है, तो क्रिएटिविटी नहीं मिलती है। एम्प्लॉय को डिससेटिस्फेक्शन होता है, क्यों? क्योंकि उनको एक बंधे हुए एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। अवर एम्फेसिस ऑन रूल्स, रूल्स की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि एम्प्लॉयज के कंफर्ट लेवल की तरफ। फिर आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब क्रिएट होती है? जब एक कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन सोशल नॉर्म्स के लिए मिले हुए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क होता है लोगों का, जो कि उन्हें पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप से बनाया होता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी में हमारी 1000 लेबर काम कर रही है, अब वहां पर भी ना बहुत सारे बिहारी लोगों का ग्रुप बन जाता है या फिर यूपी के लोगों का ग्रुप बन जाता है, तो वो क्या होगा, वो हमारे सोशल बैकग्राउंड से मिला हुआ एक रिश्ता बनाए, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस सेटअप नहीं होती, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं? यहाँ पे कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई आपके लिए प्रोसेस नहीं है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, जैसे आप चाहो वैसे काम करो, जब जिससे जगह बात करनी है उससे बात करो। सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारे इमोशनल फुलफिलमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई हम किसी को काम करने के लिए जो है जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
यहाँ पे कम्युनिकेशन प्लान नहीं होती, यहाँ पे अनप्लान्ड कम्युनिकेशन होती है। ये ग्रेप वाइन होता है, जब जिससे जैसे चाहे हम बात कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? फोस्टर कॉपरेशन एंड टीम वर्क, टीम वर्क को बढ़ावा देता है। कम्युनिकेशन जल्दी हो जाती है, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि फॉर्मल इनफॉर्मल जो होती है ना, ग्रेप वाइन होती है और बहुत जल्दी बात फैल जाती है। इनहेंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एम्प्लॉयज खुश रहते हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन उन्हें पूरी मिलती है। और इनोवेशन की प्रमोशन होती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास अब फ्रीडम है अपनी एडवाइस देने की। लीडरशिप सपोर्ट करता है ये। फिर इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है? रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, जैसे कि हमारी गली की आंटियां होती है, वो भी एक इनफॉर्मल का ही टाइप है, ठीक है। 2 सेकंड में बात जो है ए से लेकर जेड तक पहुंच जाएगी बिना किसी रीजन के। रेजिस्टेंस टू चेंज, जब हमें एक चीज की आदत पड़ जाती है ना आजादी की, तो हम बदलाव नहीं चाहते, तो यहाँ पर बदलाव के लिए इम्पल्स धरने पे बैठ जाते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, इस वजह से काम कई बार पूरा भी नहीं हो पाता। और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे ना होने की वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेगमेंटेशन, एक ग्रुप बनने की वजह से ना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बिखराव दिखाई देता है, टुकड़े दिखाई देते हैं, ना कि सब मिलकर के काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हेलो।